दोस्तों, एक लड़की तलाक के 7 साल के बाद एसडीएम बन जाती है। एसडीएम बनते ही एक जिले में उनकी नियुक्ति हो जाती है। अब जो एसडीएम मैडम थी, बड़े ही ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी को करने लगती है। जब भी वो अपने घर से जाती ऑफिस के लिए अपनी गाड़ी से, हमेशा देखती कि ऑफिस के बाहर एक कुल्फी वाला ठेले पर कुल्फी बेच रहा है। गर्मियों का मौसम था, जिसकी वजह से जो कुल्फी बेच रहा था वो अपने चेहरे पर गमछा से बांधे हुए रहता था गर्मी की वजह से। अब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। एसडीएम मैडम को कुल्फी खाने का मन करता है। वो अपने एक कर्मचारी को बुलाती है और कहती है कि जाओ वहां से कुल्फी खरीद कर लाओ। लगातार 3 दिन एसडीएम मैडम वहां से कुल्फी खरीद कर खाती है। उनको बड़ा अच्छा लगता है और उस कुल्फी वाले का कुल्फी बहुत ज्यादा वहां पर सेल हुआ करता था। लेकिन एक दिन की बात है कि जब एसडीएम मैडम सुबह सुबह अपनी गाड़ी से आती है ऑफिस के लिए, तब वो उस आदमी को देखकर हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उस दिन पहली बार उस आदमी का वो चेहरा देखती है। उस दिन वो सुबह सुबह के वक्त गमछा नहीं लगाया हुआ था चेहरे पर, जस्ट अपना दुकान लगा ही रहा था। उस आदमी को देखने के बाद एसडीएम मैडम इस तरह से परेशान हो जाती है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं होता है बल्कि उन्हीं का तलाकशुदा पति होता है, जिससे उनका 7 साल पहले तलाक हो गया था। एसडीएम मैडम जाती है अपनी ऑफिस में और जाकर बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर इन 7 सालों में ऐसा क्या हुआ उनके पति के साथ जो कुल्फी बेचने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि वो बहुत ही दौलतमंद बाप का बेटा था। उसके पिता का अच्छा खासा बिजनेस था, बहुत सारी जमीन जायदाद थी। आखिर ऐसा क्या हो गया जो कुल्फी बेचने के लिए इस तरह से मजबूर हो गया। दोस्तों, उसके बाद जो एसडीएम मैडम करती है वो बहुत ही रोचक और बहुत ही अद्भुत है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बिहार की रहने वाली एक लड़की संगीता की। संगीता के परिवार में उसके पिता और उसकी 3 बहनें थी। संगीता के पिता एक सरकारी टीचर थे। उनकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन जो संगीता के पिता थे अब धीरे धीरे बुजुर्ग हो गए थे। उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी और बीमारी की वजह से वो ज़्यादा लाचार रहते थे। संगीता की तीनों बहनें धीरे धीरे जवान हो रही थी। संगीता पटना में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसे आगे चलकर सरकारी अधिकारी बनना था। संगीता हमेशा से यही चाहती थी कि पढ़ लिख कर वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो और समाज सेवा करे। इसी वजह से वो मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। लेकिन तब तक संगीता की उम्र भी काफ़ी हो गई थी। शादी करने के लायक संगीता की उम्र हो गई थी। संगीता के पिता अब यही सोचने लगते हैं कि जब तक उनकी ज़िंदगी है, तीनों बेटियों की वो शादी करवा देंगे। ना जाने कल को क्या हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। यही सब सोचकर जो संगीता के पिता थे, संगीता के लिए लड़का देखते हैं वैशाली जिले में। वैशाली जिले में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सूरज। माँ बाप का वो इकलौता बेटा होता है। उसके पिता का अच्छा खासा बिजनेस होता है, पुश्तैनी ज़मीनें होती है बहुत सारी, और सूरज लड़का भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसा वो पता करते हैं, पता करने के मुताबिक उनको यही मालूम चलता है कि लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन जब संगीता इस बात को सुनती है कि उसके लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, संगीता बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने घर आती है और अपने पापा से बात करती है और कहती है कि पापा, आपको तो पता है ना कि मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मैं सरकारी अधिकारी बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, समाज सेवा करना चाहती हूँ। मैं अभी शादी करने के मूड में नहीं हूँ और प्लीज़ आप इस रिश्ते को तोड़ दीजिए। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन संगीता के पिता कहते हैं कि बेटा, इस तरह की सोच मत रखो। तुम जानती हो ना कि मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तीनों बेटियों की मैं शादी करवा दूँ, फिर आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। संगीता अपने पिता की बातों का आदर करती है और कहती है कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन
एक बात जरूर आप फाइनल कर लीजिएगा कि मैं शादी के बाद भी आगे की पढ़ाई जारी रखूंगी। संगीता के पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, इस बारे में मैं बात जरूर करूंगा। उसके बाद लड़के वाले आते हैं संगीता के घर। संगीता खुद लड़के से मिलती है, फेस टू फेस बात करती है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। वहीं पर पढ़ाई की भी बात होती है, लड़के वाले राजी हो जाते हैं। अब बड़े ही धूमधाम के साथ कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद संगीता विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद वो पूरे परिवार को संभालती है, अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है, सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखती है और साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। लेकिन शादी के 2 दिन के बाद ही इधर जो सूरज था उसकी दोस्ती यारी कुछ ज्यादा ही थी और उसके जो दोस्त यार थे सभी शराबी थे, सभी शराब पिया करते थे। अब एक दिन जब सूरज जा रहा था अपनी दुकान पर, उसके दोस्त सब रास्ते में ही रोक लेते हैं और कहते हैं कि यार सूरज, तुमने तो शादी कर ली लेकिन एक्स्ट्रा तुमने पार्टी नहीं दी हम सबको, पार्टी कब दोगे? अब जो सूरज था वो क्या कहता, परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम सबको पार्टी जरूर दूंगा। उसके दोस्त जिद करने लगते हैं कि नहीं, हमें पार्टी तो आज ही चाहिए। सूरज भी कहता है कि ठीक है, रात के 9 बजे तुम होटल में मिलो। वो एक होटल का नाम बता देता है। अब रात के 9 बजे सूरज चला जाता है उसी होटल में। बहुत सारे उसके दोस्त यार आते हैं, सभी मिलकर वहां पर पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं और सभी जबरदस्ती सूरज को भी वहां पर शराब पिला देता है। अब सूरज भी एकदम जोश में आ जाता है और शराब पीने लगता है। वो इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि उसे चलने का भी होश नहीं था। रात के लगभग आधी रात को अपने घर पहुंचता है। जब वो अपने कमरे में जाता है, जैसे ही उसकी बीवी दरवाजा खोलती है, सूरज जमीन पर ही गिर जाता है। उसकी पत्नी अपने पति को इस हालत में देखती है तो बहुत गुस्सा होती है। किसी तरह से अपने पति को उठाती है और फिर बिस्तर पर लेटा देती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। सुबह के वक्त जब सूरज का नशा उतरता है वो और अपने आप को उस हालत में देखता है और रात की बातों को सोचता है तो वो एकदम शर्मिंदा हो जाता है। वो अपनी पत्नी को बुलाता है अपने पास और कहता है कि संगीता, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी शराब नहीं पीता था, शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाता था, लेकिन दोस्तों के कहने पर मैंने शराब पी लिया। संगीता कहती है कि देखिए, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे एक ऐसा पति मिलेगा जो शराबी हो। आप भी पढ़े लिखे हैं, इतने अच्छे परिवार से हैं, आपके पिता इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करके उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। आपको अपने पिता के बिजनेस को संभालना चाहिए। अगर इस तरह से आप शराब पीते रहेंगे तो फिर एक दिन आप रास्ते पर आ जाएंगे। जिस दोस्त यार के कहने पर आज शराब पिए हैं ना आप, वो दोस्त यार भी आगे चल के काम नहीं आने वाला। सूरज कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। संगीता इस बात को भूल जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर से सूरज चला जाता है अपने दोस्तों के साथ और शराब पीता है। अब धीरे धीरे करके उसे शराब की आदत लग जाती है। जब भी वो घर आता, अगर उसकी पत्नी कुछ कहती तो अपनी पत्नी से झगड़ा लड़ाई करता, यहाँ तक कि अपनी पत्नी पर वो हाथ भी उठा देता। अब धीरे धीरे करके अपनी पत्नी से मारपीट भी करने लगता है। सूरज के माता पिता सूरज को बहुत समझाते हैं, बहुत कहते हैं कि बेटा, ये इस तरह के गलत रास्ते पर तुम मत चलो। गांव के लोग तो यही चाहते हैं कि तुम बिगड़ जाओ, क्योंकि पहले से तुम इतने अच्छे थे, लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह से शराब पीने लगे। गांव के लोग तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं उस तरह से तुम भी बिगड़ जाओ और हम सब रास्ते पर आ जाए। कोई हमारी तरक्की को देखना नहीं चाहता, कोई हमारी तरक्की को इस तरह से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। बेटा, तुम यह सब छोड़ दो। लेकिन धीरे धीरे करके सूरज को अपने माँ बाप की बातें भी बुरी लगने लगती है। इसी तरह से उसकी शादी को 4 से 5 महीने का वक्त गुजर जाता है। इस बीच संगीता अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पाती है, क्योंकि घर का जो माहौल था हमेशा किचकिच रहता, हमेशा कलेश ही लगा रहता घर में। अब धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता चला जाता है। एक दिन सूरज और संगीता में बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई हो जाता है। उस दिन संगीता बहुत परेशान हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि अगर वो उस घर में रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी, जो उसका सपना है वो भी अधूरा रह जाएगा। संगीता अपने पापा को फ़ोन करती है और फ़ोन करके सारी बातें बताती है और कहती है कि पापा, अब आप ही बताइए कि मैं इस घर में कैसे रहूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूँ तो ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म
कर देती हूँ, ना मैं रहूंगी ना ऐसी जिंदगी जीऊंगी। अब उसके पापा कहते हैं कि बेटा अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। संगीता कहती है कि मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती, मैं आ रही हूँ घर और वहीं रहूंगी। संगीता के पापा हामी भर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। उसके अगले ही दिन संगीता के पापा आते हैं, उसके सास ससुर से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि सूरज का रवैया अगर ऐसा रहेगा तो मेरी बेटी यहाँ पर कैसे रहेगी। ये भी एक पढ़ी लिखी लड़की है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है। अब उसके सास ससुर भी कहते हैं कि आप अपनी बेटी को ले जाइए, जब तक सूरज सही नहीं हो जाता है, वो सही रास्ते पर नहीं आ जाता है, संगीता को वहीं रखिए। संगीता अपने पिता के साथ अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद अब वहीं पर रहने लगती है। 2-3 महीने संगीता अपने पति का इंतज़ार करती है कि शायद उसको अपनी गलती का एहसास होगा और वो संगीता को लेने के लिए आएगा, लेकिन सूरज ऐसा कुछ नहीं करता है। संगीता के जाने के बाद वो और बिगड़ जाता है, अपने माता पिता से बदतमीजी, अपने माता पिता पर हाथ उठाने लगता है। 3 महीने तक संगीता इंतज़ार करती है, लेकिन जब सूरज नहीं आता है और उसे पता चलता है कि वो और बिगड़ गया है और शराबी हो गया है, संगीता कोर्ट चली जाती है, तलाक के लिए केस फाइल करती है और उसके कुछ महीनों के बाद वो अपने पति के पास तलाक का पेपर भेजती है और फिर उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद अब जो संगीता थी अपने पिता से कहती है कि पापा मैं जा रही हूँ पटना आगे की पढ़ाई करने के लिए। उसके पिता भी राजी हो जाते हैं और भेज देते हैं। संगीता उधर पटना चली जाती है, फिर से यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। इधर जो सूरज था दिन पर दिन उसकी हालत और ख़राब हो जाती है, दिन पर दिन और बिगड़ता चला जाता है। उसके इस रवैये से माता पिता परेशान हो जाते हैं। उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बीमारी की वजह से सूरज के पिता की मौत हो जाती है। पिता के मौत के बाद अब जो उसका दुकान था वो एकदम से अधूरा हो जाता है। उस दुकान को संभालने वाला कोई नहीं था, एक स्टाफ था जो सिर्फ अपने मतलब के लिए वहाँ पर रहता था। धीरे धीरे करके जो सूरज का दुकान था वो भी डूब जाता है और पैसे खत्म होने की वजह से शराब की इतनी ज़्यादा लत लग जाती है सूरज को कि शराब पीने के चलते अपनी दुकान को भी वो कम दाम में बगल वाले दुकानदार से बेच देता है। धीरे धीरे करके ऐसा ही समय गुजरता है। जब भी सूरज की माँ सूरज को रोक टोक करती कि बेटा इस तरह से हमारी संपत्ति को मत बेचो, सुधर जाओ, शराब पीने से कुछ नहीं होने वाला, तब सूरज अपनी माँ को भी मारता, माँ पर बहुत ज़्यादा हाथ उठाता और गाली गलौज किया करता। धीरे धीरे करके साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, लेकिन सूरज की हालत नहीं सुधरी। वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती, जब भी उसका पैसा खत्म हो जाता, जो भी उसकी पुश्तैनी ज़मीनें थी थोड़ी थोड़ी करके कम दाम में वो बेचता चला गया। धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो गई। अब बच गया था एक घर, और जिस भी लोगों से उसने ज़मीनें बेची थी सभी लोग थोड़े थोड़े पैसे देकर सूरज से ये कहता है कि अभी तुम इतने पैसे ले जाओ, आगे हम पूरे पैसे दे देंगे। इतना कहकर सूरज सारी ज़मीनें सभी के नाम पर लिख दी, लेकिन जब वो बाद में गया पैसा मांगने के लिए तो सभी उसे मार पीट कर धमका कर वहाँ से भगा दिया। इस तरह से सूरज की सारी प्रॉपर्टी चली गई। अब उसकी माँ के साथ एक घर ही बच गया। तब जाकर सूरज की आंखें खुली कि उसने तो सब कुछ गंवा दिया। जिस दुकान को उसके पिता ने मेहनत करके इतना बड़ा बनाया, इतना अच्छा चलाया, उस दुकान को भी उसने गंवा दिया। जो पुश्तैनी ज़मीनें थी उस सारी ज़मीनों को भी उसने गंवा दिया। तब जाकर सूरज को एहसास हुआ। सूरज अपनी माँ से माफ़ी मांगा और अपनी माँ से कहा कि माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी मैंने गंवाई है मैं वो सारी प्रॉपर्टी को वापस पा कर रहूँगा। तब तक सूरज के इस तलाक को लगभग 7 साल गुजर गए थे। इस 7 साल में उधर जो संगीता थी यूपीएससी का एग्ज़ाम देती है, एग्ज़ाम में अच्छे रैंक से वो पास करती है। पास करने के बाद वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग उसका कंप्लीट हो जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक ज़िले में उसको एसडीएम के पोस्ट पर नियुक्ति की जाती है। अब जो उधर संगीता थी अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। संगीता के पापा बहुत खुश थे, उसकी जो बहनें थी वो लोग भी बहुत खुश थे। संगीता को अपनी लाइफ से अब किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं थी। बड़े ही मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाने लगती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। 2-3 जिलों में पोस्टिंग होने के बाद अब एक ज़िले में उसकी पोस्टिंग होती है, जो ज़िला होता है वैशाली। वैशाली ज़िले में संगीता की पोस्टिंग होती है। वहाँ पर एक सरकारी आवास दिया जाता है, वहीं पर वो रहती और अपनी सरकारी गाड़ी से वो हमेशा ड्यूटी के लिए जाती।
अब जब भी संगीता ड्यूटी के लिए जाती ऑफिस में, वो हमेशा देखती कि ऑफिस के बाहर एक कुल्फी वाला कुल्फी बेच रहा है ठेले पर लगाकर। गर्मियों का मौसम था, जितने भी लोग आते थे ऑफिस में सरकारी काम के लिए, सभी वहां पर कुल्फी खरीद कर खाया करते थे। और उस कुल्फी वाले का कुल्फी बहुत ही फेमस था, अच्छा खासा उसकी बिक्री चलती थी। अब दोपहर के वक्त अगर संगीता को मन करता कुल्फी खाने का, वो अपने एक सरकारी कर्मचारी को वहां पर भेजती और कहती कि जाओ वहां से कुल्फी खरीद कर लाओ। अब वो भी जाता और मैडम के आदेश के अनुसार कुल्फी खरीद कर लाता और मैडम को देता। लेकिन कभी भी संगीता उसका चेहरा नहीं देख पाती है, क्योंकि गर्मियों का मौसम था। गर्म की वजह से वो हमेशा चेहरे पर गमछा बांध कर रखता पसीने पोंछने के लिए, इस वजह से कभी चेहरा देख ही नहीं पाती है। लेकिन एक दिन की बात है कि सुबह सुबह के वक्त जब संगीता ऑफिस के लिए आती है, तो वो देखती है कि कुल्फी वाला अपना ठेला वहां पर सेट कर रहा है और सुबह सुबह के वक्त उसने गमछा नहीं लगाया हुआ था। उस दिन पहली बार संगीता उसके चेहरे को देखती है। चेहरा देखने के बाद वो एकदम से हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं होता है, संगीता का ही तलाकशुदा पति सूरज होता है। अब जो संगीता थी हैरानी से अंदर जाती है, अपनी गाड़ी से उतर कर सीधे अपने ऑफिस में चली जाती है और बैठकर सूरज के बारे में ही सोचने लगती है। ऑफिस के खिड़की से वो सूरज को घूरती रहती है और उसी के बारे में सोचती है कि आखिर सूरज के साथ ऐसा क्या हुआ जो इस तरह से कुल्फी बेचने के लिए मजबूर हो गया है। इतना अच्छा खासा इसके पापा का बिजनेस था, पुश्तैनी जमीनें थी इतनी सारी, अच्छा खासा घर है, घर में परिवार है, आखिर इसको ऐसा हो क्या गया कि यहाँ पर कुल्फी बेच रहा है। सारा दिन वो यही सोचती रही। जैसे ही दोपहर का वक्त होता है, संगीता खाना खाकर फ्री होती है, वो अपने एक कर्मचारी को बुलाती है और कहती है कि बाहर जो कुल्फी वाला है ना, तुम उसको अंदर बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। संगीता अपने चेहरे पर मास्क लगा लेती है। अब जो सरकारी कर्मचारी था वो कुल्फी वाले के पास जाता है और कहता है कि भाई साहब, एसडीएम मैडम आपको अंदर बुला रही है, आपसे कुछ बात करेगी। अब इस बात को सुनने के बाद सूरज तो हैरान हो जाता है, वहीं पर उस आदमी से कहता है कि भाई साहब, मैंने तो ऐसा कुछ गलती नहीं किया है, कोई गड़बड़ी यहाँ पर नहीं हुई है, आखिर मैडम मुझे क्यों बुला रही हैं। अब वो आदमी कहता है कि आप डरिए मत, मैडम आपसे बस कुछ बात करना चाहती है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन सूरज एकदम से घबरा जाता है, उसका पूरा बदन थरथराने लगता है। डरते हुए वो एसडीएम मैडम की कैबिन में जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, कहता है कि मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ। उधर संगीता कहती है कि हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। उसके बाद वो अंदर जाता है, संगीता बैठने के लिए कहती है, वो चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन उसी वक्त वो रोने लगता है और एकदम रोते हुए कहता है कि मैडम मैं बहुत सालों से यहाँ पर दुकान लगा रहा हूँ और मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो ठीक है, कल से मैं यहाँ पर दुकान नहीं लगाऊंगा। मैडम मैं बहुत गरीब हूँ, आप किसी भी तरह का कोई जुर्माना मत लगाइए, मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा। अगर आपको दिक्कत है मुझे यहाँ दुकान लगाने से तो ठीक है, मैं यहाँ दुकान नहीं लगाऊंगा। अब संगीता कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप घबरा क्यों रहे हैं, मैं आपको इस बात के लिए यहाँ पर नहीं बुलाई हूँ। उसके बाद संगीता कहती है कि क्या आपने मुझे पहचाना। अब सूरज कहता है कि नहीं मैडम, मैंने आपको नहीं पहचाना। उसके बाद संगीता अपने चेहरे से मास्क हटाती है। अब संगीता का चेहरा देखने के बाद सूरज एकदम से दंग रह जाता है, सूरज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब सूरज कहता है कि संगीता तुम यहाँ कैसे और तुम इस पोस्ट पर कब आ गई। तब जाकर संगीता अपनी कहानी बताती है कि घर आने के बाद और तलाक जब हुई उसके बाद वो पटना चली गई पढ़ाई करने के लिए और कितनी संघर्ष करने के बाद आज वो एसडीएम बनी है। उसके बाद सूरज की निगाहें नीचे झुक जाती है। सूरज कहता है कि ठीक है संगीता, तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो गई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ पर देखकर, ठीक है अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सूरज खड़ा हो जाता है, लेकिन संगीता कहती है कि थोड़ी देर और बैठिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। घर में मम्मी पापा कैसे हैं। सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, मैं और ज़्यादा शराब पीने लगा, मेरी वजह से पापा की तबीयत खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। उसके बाद मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। धीरे धीरे करके मैंने दुकान बेच दी, लेकिन उसमें भी लोगों ने बेईमानी की। जो भी ज़मीन बेची उसमें भी लोगों ने बेईमानी कर ली। थोड़े पैसे दिए और बाकी के पैसे उधार रखकर उन्होंने कभी मुझे पैसे दिए ही नहीं। सारे लोगों ने मेरे साथ बेईमानी की। आज मेरे पास कुछ नहीं है
है सिवाय एक घर के। माँ है घर में, माँ घर में ही रहती है और मैं यहाँ पर कुल्फ़ी बेचता हूँ। सारी बातें सुनने के बाद संगीता को बहुत बुरा लगता है सूरज के लिए। संगीता कहती है कि इसीलिए मैं आपको हमेशा समझाती थी कि इस तरह से आप नशा मत कीजिए। दोस्त यार बिगाड़ तो देंगे, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तो कोई नहीं आएगा आपका सहारा बनने के लिए, कोई साथ नहीं देने वाला। उसके बाद संगीता कहती है कि ठीक है, आपको कुल्फ़ी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर जाइए, जितने पैसों में आपने अपना दुकान बेचा है पहले उस दुकान को लीजिए, उसके बाद दुकान स्टार्ट कीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे भेज दूंगी। सूरज उसकी बातों को सुनने के बाद बहुत खुश होता है। सूरज कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की के साथ उसने इतना बुरा बर्ताव किया, उसके साथ मारपीट किया, जिसने तलाक भी ले लिया, आज वो लड़की उसकी इतनी मदद कर रही है। सूरज बहुत खुश होता है। उसी दिन वो अपना ठेला लेकर चला जाता है अपने घर, अपनी माँ को सारी बातें बताता है। उसके अगले ही दिन संगीता उसके अकाउंट में भारी रकम भेज देती है। सूरज चला जाता है उस दुकानदार के पास जिससे उसकी दुकान बिकी हुई थी, पैसा देता है और फिर से अपना दुकान ले लेता है। उसमें जो भी सामान था वो भरता है, फिर से खरीद कर लाता है, दुकान को पहले जैसा बनाता है और अपनी दुकानदारी करने लगता है। उसके 15 दिन के बाद इधर जो संगीता थी, जब वो फ्री हो जाती है, अब उसी जिले के तहसीलदार से मिलती है, सारी कहानी बताती है और कहती है कि ऐसा ऐसा बात है, बेईमानी से लोगों ने इसकी ज़मीनों को हड़प लिया है। अब वहाँ के जो तहसीलदार थे इंक्वायरी करते हैं, सारा छानबीन करते हैं और जितनी भी ज़मीनें सूरज की थी सारी ज़मीनें सूरज को फिर से वापस मिल जाती है। अब सूरज बहुत खुश था, सूरज की माँ बहुत खुश थी। एक दिन सूरज की माँ सूरज से कहती है कि जिस लड़की का तुमने अपमान किया, इतना बुरा सलूक किया, आज वही लड़की हमारी जिंदगी में भगवान का रूप बनकर आई है। अगर आज संगीता हमारी मदद नहीं करती तो तुम आज फिर से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, अपने पापा की प्रॉपर्टी को कभी वापस नहीं ला पाते। सूरज को अपनी गलती का पूरा एहसास हो जाता है। दोनों में बातचीत भी हो रही थी फ़ोन के जरिए। अब एक दिन सूरज संगीता से कहता है कि संगीता, मैं फिर से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, फिर से तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। अब संगीता कहती है कि ठीक है, इस बारे में मैं सोचूंगी। उधर जो संगीता के पापा थे वो संगीता से कहते हैं कि संगीता बेटा, तुम्हारी तलाक को इतने साल गुजर गया है, बेटा अब तुम दूसरी शादी कर लो। तब जाकर संगीता अपने पापा से कहती है सूरज के बारे में और सारी बातें बताती है और कहती है कि पापा, सूरज मुझसे दोबारा शादी करना चाहता है, वो मुझे अपनाना चाहता है और सूरज बदल गया है। उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, अगर सूरज बदल गया है और तुम भी उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हो तो बेटा मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब कुछ महीनों के बाद संगीता सूरज के साथ जाती है एक मंदिर में और शॉर्टकट में शादी कर लेती है। उसके बाद जब सूरज अपनी पत्नी को पहली बार अपने घर लेकर जाता है तो पूरे गांव के लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और जब गांव के लोगों को पता चलता है कि संगीता एक सरकारी अधिकारी है, एसडीएम बन गई है, तब जाकर गांव के लोगों को इस बात का पता चलता है कि इसी की मदद के चलते सूरज की जितनी भी ज़मीनें थी उसे वापस मिली हैं और आज संगीता और सूरज एक साथ अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, इस तरह से एक पत्नी ने अपने पति की पूरी ज़िंदगी संवार दी। उसने जो कुछ भी खोया था सब कुछ उसने दिला दी। दोस्तों, संगीता और सूरज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अमजद अहमद कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजक कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुरगढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।